हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनी टाइम। चलिए हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने 1773 से लेकर के 1858 तक जो कंपनी का शासन आता है इसको पढ़ा था। हम लोगों ने इसकी थ्योरी पढ़ी थी, इसके बाद क्वेश्चन आंसर इसके लगा करके इसको हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाइए और आप लोग वीडियो देखिए, पहले थ्योरी देखिए फिर क्वेश्चन आंसर लगाइए। आपको एक वीडियो में एक टॉपिक ख़त्म मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो होता है हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 1858 से लेकर के 1947 तक जो क्राउन का शासन स्टार्ट होता है। क्राउन का शासन यानी ब्रिटिश संसद अपने हाथ में कंपनी के हाथ में अभी तक जो शासन की बागडोर चल रही थी उसको अपने हाथ में ले लेती है, ब्रिटिश संसद के अधीन कर लिया जाता है। तो इसे बोला जाता है क्राउन का शासन, है ना। तो क्राउन के शासन में हम लोगों ने 1909 से लेकर के 1947 तक जितने भी अधिनियम आए हुए थे उनके बारे में पढ़ लिया था। और इसके बाद जो है हम लोग ये जो है हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी नहीं, यहाँ पे थ्योरी नहीं, यहाँ क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, सॉरी, ठीक है। 1858 से लेकर के 1892 तक के जितने भी एक्ट आए हुए थे इनको हम लोग क्वेश्चन तरीके से पढ़ेंगे और इसी में हम आपको अच्छे से समझा देंगे सारी थ्योरी के फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए, ठीक है। इसको अलग इसलिए बनाया क्योंकि 1919 से लेकर के जो 1947 तक के जितने भी एक्ट आए हुए उनकी थ्योरी पढ़ी हुई है। तो थ्योरी के साथ आप क्वेश्चन आंसर उनको बाद में लगा लीजिएगा। तो 1800 ये जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं इनको देख लीजिए। इसके बाद 1909 से लेकर के 1947 तक जितनी भी थ्योरी है आप उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे तो सारे टॉपिक खत्म हो जाएगा और पहला जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टाइम लग गया, ज़्यादा टाइम लगाया भी है ताकि आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये ऐसा टॉपिक होता है कि हम लोगों को पता होता है कि ये चार्टर एक्ट हैं, ठीक है। 1773 से लेकर के 1858 तक जो है होते हैं वो चार्टर एक्ट, 1853 तक जो आते हैं वो चार्टर एक्ट आते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद 1858 से लेकर के जो होते हैं 1947 तक वो अधिनियम आते हैं। लेकिन किस अधिनियम के तहत या किस चार्टर एक्ट के तहत क्या चीज़ आई होती है हम लोग वो कंफ्यूज रहते हैं, भूल जाते हैं। तो आप लोग भूलिए नहीं और रिवीजन करिए, ठीक है। बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो रिवीजन करते चलिए। जब भी भूलिए वीकली, हर वीक में आप रिवीजन करते चलिए, ठीक है। जैसे इस हफ्ते किया फिर नेक्स्ट वीक आप फिर करिए, उसके नेक्स्ट वीक आप फिर रिवीजन करिए, मंथली रिवीजन करिए, उससे आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस कानून का निर्माण 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद हुआ था। देखिए 2-3 क्वेश्चन एक साथ डाल दिए हैं ताकि आप अलग से, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसलिए इसी में समझ लीजिए कि किस कानून का निर्माण 1857 का जो सिपाही विद्रोह होता है उसके बाद होता है। और सेकंड क्वेश्चन आता है कि इसमें किस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से जाना जाता है। सारे क्वेश्चन नोटिस करिएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है कि 30 अप्रैल 1858 को पारित किस अधिनियम में भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रावधान किए जाते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसके बारे में जानेंगे। इसमें जो है वो ये क्या होता है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रावधान किए जाते हैं। उत्तरदायी का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो भी भारत अभी तक शासन चल रहा था उसमें कंपनी अपना शासन चला रही थी, लेकिन अब एक उत्तरदायी शासन यानी कि जो ब्रिटिश संसद के अधीन जो शासन हो जाता है तो ब्रिटिश जो सरकार होगी वो भारत के शासन के प्रति उत्तरदायी होगी। तो इसलिए ये प्रावधान किए जाते हैं किस अधिनियम में, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में, ताकि जो भी शासन है वो ब्रिटिश सरकार के अधीन हो सके और उसके नियंत्रण में आ सके, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर, कंपनी का जो शासन चल रहा होता है उसे समाप्त करके शासन का उत्तरदायित्व किसे सौंप दिया जाता है, तो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया जाता है, यानी कि ब्रिटिश संसद को सौंप दिया जाता है। जब कंपनी शासन कर रही होती है, कंपनी मतलब कुछ बहुत अपने शासन के कार्य देख रही होती है, उसे कुछ शक्तियाँ दी गई होती हैं भारत में शासन करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो वहाँ पे 1857 की जब क्रांति हो जाती है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ये सोचती है कि कहीं भारत का जो शासन है वो उसके हाथ से ना निकल जाए, इसलिए वो डायरेक्ट अपने ब्रिटिश संसद के अधीन भारत का शासन कर लेती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारत में आए 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य क्या था।
देखिए 1857 की जो क्रांति होती है उसके बाद क्या होता है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो बहुत अस्त व्यस्त हो जाती है, ठीक है, पूरी अव्यवस्था फैल जाती है। तो इसे सही करने के लिए ब्रिटेन के अकॉर्डिंग बनाए रखने के लिए प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। किसका? 1858 का जो कानून आता है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम क्या कर दिया जाता है? देखिए अभी तक क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए इंडिया का मैप है, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए इंडिया का मैप है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है? कलकत्ता प्रेसिडेंसी, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे होती है मद्रास प्रेसिडेंसी और यहाँ पे होती है बम्बई प्रेसिडेंसी, ठीक है। पहले क्या होता है कि पहले बंगाल का गवर्नर होता है, ठीक, और ये बम्बई और मद्रास के अलग अलग गवर्नर होते हैं। फिर क्या होता है कि जो बंगाल का गवर्नर होता है वो मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल जो है इसके अधीन कर दिए जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है, ठीक है। अब ये पूरे भारत का जब गवर्नर जनरल बन जाता है तो 1858 का जो ये एक्ट आता है, ठीक है, अधिनियम आता है ना, इसके तहत क्या होता है, जो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होता है उसे भारत का वायसराय यानी कि भारत का वायसराय बना दिया जाता है। तो क्या हो जाता है, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है, भारत का वायसराय। अब आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि किन किन एक्ट्स के तहत पहले गवर्नर बनता है, ठीक है, पहले गवर्नर बनता है, फिर क्या होता है, गवर्नर जनरल बनता है, ठीक है, गवर्नर जनरल बनता है, फिर ये भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, भारत का वायसराय, ठीक है, भारत का वायसराय। पहले ये बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का ही गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल का ही गवर्नर जनरल, फिर पूरे भारत का गवर्नर जनरल, अब भारत का वायसराय। ये भारत का वायसराय तो 1858 के एक्ट के तहत आता है। तो ये जो 3 ऊपर जो आए होते हैं वो किन किन एक्ट्स के तहत आए हुए हैं, आप लोगों ने इतना पढ़ा हुआ है आगे, तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि भारत का प्रथम वायसराय कौन बना था? भारत का पहला वायसराय कौन बना था? तो लॉर्ड कैनिंग बना था। तो ऐसे बात करेंगे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय जो है वो कौन बना था? तो लॉर्ड कैनिंग, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। अब सीधे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ना तो ऐसा तो जमाना ही नहीं रहा, ठीक है। एग्जामिनर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन रखेगा कि आपको घुमा ही देगा, तो आप वैसे पढ़िए कि आप उसको ना, वो आपको ना घुमाएं, आप उनको घुमा दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत कंपनी के नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड को समाप्त करके इनके अधिकारों तथा शक्तियों के प्रयोग का अधिकार किसको सौंप दिया गया? अब ये जो है नियंत्रण बोर्ड जो है, देखिए आपने क्या देखा था कि जो 1773 का जो अधिनियम आता है यानी चार्टर एक्ट आता है ना, अधिनियम नहीं बोलते, चार्टर एक्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। चार्टर एक्ट जो आता है इसके तहत क्या होता है, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की जाती है, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है उसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की जाती है। फिर 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है, इसके तहत क्या किया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल की स्थापना की जाती है। अब ये जो नियंत्रण बोर्ड है या कोर्ट ऑफ कंट्रोल, देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता है, इसमें क्या होता है कि 1773 के एक्ट के तहत ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर स्थापित किया जाता है, इसके अधीन क्या किए जाते हैं, राजनीतिक मामले इसको देखने को कहा जाता है। और 1784 के तहत जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल आती है इसको व्यापारिक मामले देखने के लिए कहा जाता है ना। अब ये जो है इन दोनों के काम 1784 के एक्ट के तहत इन दोनों के जो काम होते हैं वो अलग अलग कर दिए जाते हैं, है ना। ये इनको ये जो कि इन्हें राजनीतिक मामला देखना है, इन्हें व्यापारिक मामला देखना है, तो इन दोनों के काम जो है वो अलग कर दिए जाते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो यहाँ से क्या होता है, द्वैध शासन व्यवस्था को जो है उसका प्रारंभ होता है ना। उसके बाद क्या होता है कि
अब 1858 का जो एक्ट होता है, ये जो आया है, इसके तहत क्या किया जा रहा है, इन दोनों को ही समाप्त कर दिया जाता है। अब इनके अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग का जो अधिकार है वो किसे सौंप दिया जाता है, तो भारत का जो मुख्य राज्य सचिव होता है या भारत का जो राज्य सचिव होता है उसे सौंप दिया जाता है कि ये जो जितने भी काम इनके नियंत्रण में थे वो अब इसे सौंपा जाएगा। तो इसके बाद अब क्या होता है कि ये जब होती हैं शक्तियाँ, ये जो होती हैं इन्हें मिल जाती हैं, तो वो क्या करता है कि भारत के जितने भी जो भी मैटर्स होते हैं इनमें पहल कर सकता है, कोई भी मतलब कि क्या करना है क्या नहीं, ये सारे डिसीजन ले सकता है। इसके अलावा भारत का जो भी वायसराय होता है ना, ये जो वायसराय, ठीक है, इससे ये जो मुख्य राज्य सचिव होता है इससे पत्र व्यवहार करके सारी इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज करते रहते हैं, ठीक है, गुप्त पत्र व्यवहार होता है, ठीक है, पोस्ट के द्वारा जो भी पत्र व्यवहार होता है सारे इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है। और यही नहीं, जो भारत का राज्य सचिव होता है ना, ये भारत के बजट को हर साल रखने का भी अधिकार रखता है, यानी कि प्रस्तुत करने का ये अधिकार रखता है भारत का जो राज्य सचिव बनाया जाता है ये। और भारत का राज्य सचिव जो होता है वो ब्रिटेन की संसद के प्रति, डायरेक्ट ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत राज्य सचिव के कार्यों में सहायता देने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई। जो भारत का राज्य सचिव होता है इसकी सहायता के लिए किसकी स्थापना, अब देखिए राज्य सचिव है, ठीक है, ये भारत का राज्य सचिव या सचिव वो क्या होता है, तो इसके लिए सचिव की एक परिषद की स्थापना की जाती है। ये जो परिषद होती है इसमें 15 सदस्य होते हैं, यानी 15 सदस्यों वाली एक परिषद होती है और जो कि भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए काम करती है, ठीक है। आगे आते हैं कि भारत परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। अब ये जो भारत परिषद है, भारत परिषद यानी कि भारत सचिव की जो परिषद होती है, अब सचिव ही इसका हेड होता है तो इसकी अध्यक्षता यानी भारत मतलब कि यही इसका प्रमुख होता है तो अध्यक्षता भी यही करेगा। ऑब्वियसली बात तो यही है ना कि जो भी हेड होता है डिपार्टमेंट का वही उसकी अध्यक्षता करता है ना। तो ये कौन करता है, भारत का राज्य सचिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि भारत परिषद की भूमिका किस तरीके की थी। अब ये जो सचिव जो परिषद होती है ये क्या काम करती है। देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है उसका जो हेड होता है, ठीक है, उसके अंडर में जो लोग काम करते हैं वो उसे सिर्फ सजेशन देते हैं, है ना, सजेशन वाले देने वाला काम करते हैं। तो वैसे ही सचिव की जो परिषद थी वो केवल एक परामर्शदात्री संस्था थी। अब हेड का काम होता है उस डिसीजन को मानना या ना मानना, सेम वैसे ही यहाँ पर भी सिचुएशन लागू होती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत परिषद अधिनियम 1861 के पारित होने में किसके द्वारा शासन में सुधार के लिए भारत मंत्री को दी गई रिपोर्ट की भी अहम भूमिका रही, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1861 का जो अधिनियम पारित होता है तो किसके द्वारा शासन में सुधार के लिए, शासन की ये जो अधिनियम पारित किया जाता है कि इसके द्वारा शासन में सुधार हो सके तो कोई एक रिपोर्ट दी जाती है। वो किसके द्वारा दी जाती है, तो वायसराय जो लॉर्ड कैनिंग होते हैं उस समय के जो वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1858 के तहत ये वायसराय बन करके आते हैं तो यही एक रिपोर्ट देते हैं। इसमें शासन में सुधार से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं इसकी एक रिपोर्ट दी जाती है और तब ये अधिनियम जो है 1861 का पारित होता है और इसमें काफ़ी चीज़ें इनकी रिपोर्ट की भी ली जाती हैं, ठीक है, ये बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि किस अधिनियम के तहत भारत के वायसराय को विधायी कार्य हेतु नए प्रांत के निर्माण का अधिकार दिया गया। जो भी वायसराय होता था वो अपने जो भी विधि से रिलेटेड जो भी काम करेगा उसके लिए नए प्रांत का निर्माण कर सकता था। सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल को नवनिर्मित प्रांत में किसको नियुक्त करने का अधिकार दिया गया, ठीक है। किस अधिनियम के तहत ये नए प्रांत का निर्माण कर सकता था, तो 1861 के अधिनियम के तहत। और इनमें जो है वो जो किसको नियुक्त कर सकता था, तो गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता था। जो भी नए प्रांत बनाएगा उसमें गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त कर सकता था। ये कौन, वायसराय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि किस अधिनियम के तहत वायसराय की परिषद में भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में शामिल करने की मंजूरी दी जाती है।
किसमें? वायसराय की परिषद में। सेकंड है कि शासन तथा विधायन में भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने तथा तत्समय यानी कि उस समय की, दैट टाइम, ठीक है, उस समय के प्रवर्त कानून निर्माण प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए, जो भी कानून व्यवस्था चल रही थी उसमें क्या दोष थे, इनको दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा कौन सा कानून पारित किया गया? तो 1861 का जो कानून था ये पारित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने किन 3 भारतीयों को विधान परिषद में, अभी ये बताया जा रहा था ना कि वायसराय की जो परिषद होगी उसमें गैर सरकारी सदस्यों को शामिल मनोनीत किया जाएगा, ठीक है, मनोनीत करना यानी कि अपनी मर्जी से जिसको जो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो समझ में आएगा उसको उसमें गैर सरकारी सदस्य के रूप में मान्यता दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो है वो गैर सरकारी सदस्य के रूप में किनको मनोनीत किया गया था? कौन से 3 भारतीय थे जिनको मनोनीत किया गया था? तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। इनको वायसराय की परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था सबसे पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि 1861 के अधिनियम ने किन 2 प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः सौंपकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की? अब ये देखिए विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया, देखिए ये जो अभी बता रहे थे इसके पहले, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट जो थी उनको समाप्त कर दिया गया था, उनको समाप्त कर दिया गया। तो 1861 के तहत जो है विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। ये जो थी प्रेसिडेंसियाँ थी ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो 3 प्रेसिडेंसियाँ थी ब्रिटिश की, ठीक है, कौन सी? कलकत्ता, ठीक है, और मद्रास और बम्बई, ये 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। अब कलकत्ता के अधीन जो सारी चीज़ें चल रही थी, है ना, और भारत का शासन, ये सारी चीज़ें जो कलकत्ता मेन इसका अड्डा था, तो इसमें अब मद्रास और बम्बई को इनको अपनी अपनी व्यवस्था दे दी गई कि आप अपना अपना कार्य अपने अपने क्षेत्र का मैनेज करिए। तो उसके बाद ये विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और डालना भूल गए थे, ठीक है, तो वो जान लीजिए। तो ये जो ये बताया जा रहा था ना कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय बताया जा रहा है यानी हाई कोर्ट्स, ठीक है, हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट जो होते हैं वो उनके उच्च न्यायालय अधिकार अधिनियम यानी कि 1861 का भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में जो है वो 3 जगहों पर 3 जगहों पर हाई कोर्ट्स की स्थापना की जाती है। वो कौन कौन सी होते हैं? तो मद्रास, मुंबई और कलकत्ता, ठीक है, इन तीनों प्रेसिडेंसियों में उच्च न्यायालय की भी स्थापना की जाती है। 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में की जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि 1861 के एक्ट के तहत किन स्थानों में क्रमशः 1862, 1866, 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ? क्रमशः यानी कि क्रम, जैसे क्रम बताया जा रहा है ना कि 1862 में, उसके बाद 66 में, 97 में तो विधान परिषदों का गठन हुआ। तो कहाँ पे हुआ था? तो 1862 में बंगाल में हुआ था, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में हुआ था, 1897 में पंजाब में हुआ था, ठीक है। क्रमशः बोला जाए तो ऐसे ही आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम ने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई किस प्रणाली को मान्यता दी? तो ये कौन सी प्रणाली को मान्यता दी गई थी? पोर्टफोलियो प्रणाली। देखिए इसमें जो है, अब इसमें इसको एक क्वेश्चन घुमा के ये बता रहे हैं, ठीक है, कि अब ये जो पोर्टफोलियो प्रणाली थी इसमें क्या है कि ये जो पूरा सिस्टम था इसमें जो है वो कौन सा इन सिस्टम का पार्ट नहीं था। पोर्टफोलियो प्रणाली के अंतर्गत कौन सा सिस्टम जो है वो नहीं आता था? तो स्वशासित शासन प्रणाली जो है ये नहीं आता था, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि देखिए
जो लॉर्ड कैनिंग था इसने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी, यानी अलग अलग लोगों को अलग अलग विभाग सौंपे थे और ऐसा करके एक विभागीय प्रणाली पहली बात इसने स्टार्ट की थी, है ना। विभाग में अलग अलग लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए गए थे और जब विभागीय प्रणाली बनी तो एक तरह से मंत्रिमंडलीय ये प्रणाली की नींव रखी गई इसी में, है ना। मंत्रिमंडलीय प्रणाली जो है इसमें जो है अलग अलग लोगों को अलग अलग एक एक डिपार्टमेंट दे दिया गया था, अलग अलग विभाग आते थे, मंत्रिमंडलीय प्रणाली में विभाग आते थे, ठीक है। अब ये जो थे अलग अलग लोग जो होते थे, इसमें पोर्टफोलियो प्रणाली का क्या मतलब है कि पोर्टफोलियो प्रणाली का ये मतलब है कि जो मंत्रिमंडलीय में यानी कि ये जो सिस्टम था कि एक व्यक्ति को एक या अधिक विभाग जो है वो उसका प्रभारी बनाया गया था और ये जो इस डिपार्टमेंट में जो काउंसिल होती थी उसकी तरफ से अंतिम आदेश ये पारित करने का अधिकार रखते थे। कौन? जो मंत्रिमंडलीय या विभागीय प्रणाली के जो सदस्य होते थे, ठीक है। एक तरह से जो पोर्टफोलियो प्रणाली के जो सदस्य होते थे वो डिपार्टमेंट और जो भी इस डिपार्टमेंट में जो काउंसिल की तरफ से जो अंतिम निर्णय होता था इसको पारित करने का ये अधिकार रखते थे, ठीक है। ये सारी इनका मतलब सिर्फ यही है कि विभाग में जो अलग अलग सदस्य होते थे, पोर्टफोलियो प्रणाली में जो अलग अलग सदस्य होते थे, वो काउंसिल की तरफ से जो भी अंतिम निर्णय होता था उन्हें पारित करने का अधिकार रखते थे और मंत्रिमंडल में जो है वो विभाग आते थे और ये जो पोर्टफोलियो प्रणाली एक तरह से पूरा ये भाग हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 है। 1861 के अधिनियम ने वायसराय को कब बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने का लिए अधिकृत किया था और जिस अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह की होती थी। देखिए ये जो 1861 का अधिनियम आया था इसमें अध्यादेश जारी करने का अधिकार तो दिया गया था, ठीक है। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन कब? बिना काउंसिल की संस्तुति के, यानी कि बिना काउंसिल के कोई भी डिस्कशन करके या फिर उसका कुछ भी उससे डिस्कशन किए बिना भी जो भी अध्यादेश पारित करने के लिए उसे शक्ति दी गई थी वो कब दी गई थी? वो कब ऐसा कर सकता था? तो आपातकाल में, यानी कि इमरजेंसी पीरियड में ऐसा कर सकता था जब इमरजेंसी की सिचुएशन आती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि किस अधिनियम के बाद ब्रिटिश शासकों ने फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया? तो ये किया था 1892 का जो अधिनियम आया था इसके तहत किया था। अब फूट डालो और राज करो की नीति तो हमेशा से ही राजनीतिक दल का मेन मुद्दा रहता है कि हिंदू मुस्लिम में वोट डालना या गरीब अमीर में वोट डालना, है ना, और खुद शासन करना, है ना। ये तो फूट डालो और राज करो की जो नीति जो अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी, इसी के बाद 1905 में जो है बंगाल का जो विभाजन होता है वो इसी नीति के तहत होता है, फूट डालो और राज करो नीति, ठीक है। और जो फूट डालो और राज करो नीति तो हमेशा से ही राजनीतिक दल करते ही रहते हैं, वो तो सभी लोग जानते हैं, है ना। आज के भी राजनीतिक दल ऐसा ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस अधिनियम के केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई? किस अधिनियम के से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई? हालांकि बहुमत जो होता था वो सरकारी सदस्यों का होता था। केंद्र और विधान की परिषदों में, केंद्र और प्रांत की विधान परिषदों में और वायसराय की परिषदों में भी जो है यही है ना, इसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। लेकिन जो अब देखिए गैर सरकारी सदस्य जो होते थे वो कोई बहुमत देने का काम उनको तो वो नाम मात्र की तरह ही होते थे, बस उनको रख लिया जाता था, ठीक है। वो तो सिर्फ इसलिए था कि भारतीयों को भी शासन में इस हिस्सा दिया जा रहा है ऐसा दिखाने के लिए ऐसा किया गया था। तो किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1892 के अधिनियम के तहत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि 1892 के अधिनियम के तहत विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि करते हुए किन महत्वपूर्ण कार्यों को शामिल किया गया था? जो भी विधान परिषद थी उसके कार्यों में वृद्धि की गई थी, तो सबसे जो भी महत्वपूर्ण कार्य था उसमें क्या शामिल किया गया था? तीसरा, बजट पर बहस करना और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देना। लेकिन बजट का जो बहस करने का ये अधिकार था, बजट पर वे अपने मतलब बहस कर सकते थे, कैसे कि अपने विचार रखने का अधिकार तो दिया गया था, लेकिन कोई भी प्रस्ताव नहीं रख सकते थे, ठीक है। कोई भी प्रस्ताव नहीं रख सकती थी, ना ही तो कोई भी मत विभाजन का अधिकार इन्हें प्राप्त था। और जो भी
अगर कोई सार्वजनिक हित का जो भी मामला आता था, ठीक है, सार्वजनिक हित का अगर कोई मामला आता था तो 6 दिन पूर्व सूचना के पहले 6 दिन पहले इन्हें सूचना देनी पड़ती थी, तब जाकर के कोई भी प्रश्न ये पूछ सकते थे, ठीक है। और इनके कार्यपालिका संबंधी प्रश्नों के उत्तर देने का अधिकार इन्हें दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 1892 के अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए किसको शक्ति दी गई थी। विधान परिषद में अभी आप बार बार सुन रहे हैं कि गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया था भारतीयों में, ठीक है, भारतीयों में जिनमें 3 भारतीय भी थे, आपने देखा है ना, 3 भारतीयों को बेस में मेनली जो है वो शामिल किया गया था सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद और लोगों को, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है कि 1892 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विधान परिषदों में, प्रांत की जो विधान परिषद थी इसमें जिला, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति किसे प्रदान की गई थी। तो ये किसे प्रदान की गई थी, वायसराय को। वायसराय जो होता था वही इन गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार रखता था, ठीक है। चलिए, आपको अगर कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले बात तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको सब चीज़ें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हो सके तो वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू।